नमस्कार, मेरा नाम है रमन भारद्वाज। इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। एक कभी टाइम था जब गुजरात के शासक बहादुर शाह को मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा ने अपने यहां पर शरण दी थी। ये मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा की माता बहादुर शाह को बेटा कहा करती थी। और एक बार यह भी नौबत आ गई थी कि मेवाड़ के कुछ सामंत बहादुर शाह को मारने को तैयार हो गए थे, लेकिन महाराणा सांगा की माता गई, उन्होंने बीच बचाव किया और यह कहा कि अगर इसकी हत्या कर दोगे तो मैं भी कटार भोग लूंगी, मेरा बेटा है ये। आगे वही बहादुर शाह था जिसने चित्तौड़ पर अटैक किया। चित्तौड़ में इस समय रानी कर्णावती, जो चित्तौड़ के शासक विक्रमादित्य की संरक्षिका थी, और चित्तौड़ में ये 1534-35 ईस्वी का ये शाका हुआ, जिसमें बहुत सारी वीरांगनाओं ने जौहर कर लिया, जिंदा अग्नि के कुंड में कूद गई। उसमें रानी कर्मावती या कर्णावती भी थी। और विक्रमादित्य और उदय सिंह को ननिहाल भेज दिया गया था, और यहां पर देवड़िया के एक ठाकुर थे बाघ सिंह, जो मेवाड़ की सेना का नेतृत्व कर रहे थे। सुनना किस्सा। ये गुजरात के एक शासक थे पहले, मुजफ्फर शाह। ये मुजफ्फर शाह वही जो मेवाड़ के शासक, ये यहां पर मेवाड़, इधर ये मुजफ्फर शाह, मेवाड़ के शासक महाराणा सांगा के जो समकालीन थे, और सांगा ने यहां पर अटैक किया था। अभी मैं बात करूंगा। मुजफ्फर शाह का जो सबसे बड़ा बेटा था वो था सिकंदर शाह। मुजफ्फर शाह बड़ा प्यार भी करता था अपने बेटे को, और मुजफ्फर शाह ने कह दिया था, बोले अगला सुल्तान बनेगा मेरा बेटा सिकंदर। दूसरा जो बेटा था, टोटल 8 बेटे थे मुजफ्फर शाह के, सबसे बड़ा था सिकंदर शाह, दूसरा था बहादुर शाह। इसको घोषित कर दिया अगला सुल्तान, बोले तू बनेगा बेटा, चिंता मत कर। बहादुर शाह इस बात से नाराज। बहादुर शाह बड़ा महत्वाकांक्षी था। बहादुर शाह ने एक व्यक्ति को अपना गुरु बना रखा था, शेख जीव, यह उसका नाम था। शेख जीव ने एक बार यह भविष्यवाणी की, बोले गुजरात का अगला राजा तो बहादुर शाह बनेगा। बोले साहब सिकंदर शाह है, बना दिया उसको मुजफ्फर शाह ने। अरे बोले कोई भी हो, मेरी भविष्यवाणी झूठी नहीं जाएगी, अगला जो राजा बनेगा वो बहादुर शाह बनेगा। अब इसकी जो भविष्यवाणियां थी वो सटीक बैठा करती थी। सिकंदर शाह के पास में मैसेज गया, बोले साहब आप तो घड़ी के मेहमान हो। बोले क्यों? बोले भविष्यवाणी हो चुकी है, अगला जो सुल्तान है वो बहादुर शाह बनेगा। बोले वो मेरे से छोटा बड़ा? बोले हाँ वही बनेगा। मार दो उसको, जिंदा रहेगा तो ही तो बनेगा, सल्टा दो उसको। अब इसको जब ये सूचना मिली कि भैया भाई अब सल्टा देगा तेरे को, ये यहां से भागा, और भागने से पहले यहां पर शेख जीव के पास में आया। बोले साहब मैं जा रहा हूं यहां से, और मैं शरण लूंगा आप कहीं जाके। बोले कहां जाएगा बेटा? बोले मैं मेवाड़ चला जाऊंगा, चित्तौड़, और चित्तौड़ के राणा सांगा के पास में जाके शरण ले लूंगा। बोले ठीक है, जा तू चला जा। और कुछ पूछना है तेरे को? बोले हाँ। बोले क्या? बोले मैं चित्तौड़ को भी जीतना चाहता हूं और चित्तौड़ की दुर्दशा करना चाहता हूं। बोले क्यों? बोले एक बार मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने, अब वो देखो मेवाड़ जा रहा है, बहादुर शाह मेवाड़ जा रहा है शरण लेने के लिए, और बहादुर शाह के मन में ये विचार है कि मैं चित्तौड़ को बर्बाद कर दूंगा एक दिन। बोले लेकिन क्यों बर्बाद कर देगा? क्योंकि मेवाड़ के राणा सांगा ने अहमदनगर पर अटैक किया था मेरे पापा के टाइम पे, और ये सारे किले विले सब तुड़वा दिए थे, आग लगा दी थी। यहाँ से खूब सारा हाथी घोड़ा, खूब सारे आभूषण वगैरह सब धावा मार के सब ले गए थे। वो बहुत सारे लोगों को बंदी बना ले गए थे। इस बात का मैं बदला लूंगा, मेवाड़ से बदला लूंगा। ये क्या किस्सा है भैया? सुनना इस बात को भी थोड़ा सा। दरअसल मेवाड़ और गुजरात, इनके बीच में जो लड़ाइयां चल रही थी ना, ये बहुत पुरानी लड़ाइयां चलती आ रही थी। ये आपके महाराणा मोकल के टाइम भी हुई थी, महाराणा मोकल के बाद महाराणा कुंभा के टाइम भी चली थी, और महाराणा कुंभा के बाद महाराणा सांगा के टाइम भी चली थी। जब यहां पर शासक थे महाराणा सांगा, तो यहां का जो शासक था वो था मुजफ्फर शाह। तो लड़ाई के तो कई कारण थे, दोनों की महत्वाकांक्षाओं का टकराव भी था।
इसके अलावा पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाइयां चलती आ रही थी, तो बोले पहले वाले ही लड़ रहे थे, अपन भी लड़ लेते हैं, वो भी कारण था। एक जो वहां का करंट जो कारण था उस समय का, वो था यहां की एक रियासत ईडर, हालांकि ठिकाना वगैरह था। ईडर में रहा करते थे आपके राठौड़, मतलब राठौड़ों का अधिकार था ईडर पे। ईडर के राठौड़, क्या हो रहा है, ईडर के राठौड़ और ये जो मारवाड़ है, ये मारवाड़ के राठौड़ आपस में बड़े क्लोज थे। कि साहब मारवाड़ में अगर किसी राजा की डेथ हो गई और उसके कोई बेटा नहीं है, तो वो ईडर से गोद ले लिया करते थे, यहाँ के राठौड़ों में से। या ईडर में अगर किसी राजा की डेथ हो गई और उसके अगर कोई बेटा नहीं है, जीवित बेटा नहीं है, तो वो मारवाड़ से गोद ले लिया करते थे। अब इन दोनों के बीच में, महाराणा सांगा और मुजफ्फर शाह के बीच में ये जो हुआ, जिसके कारण बहादुर शाह कह रहा है कि मैं मेवाड़ को बर्बाद कर दूंगा और ये कर दूंगा, तो ऐसा क्या कर दिया था महाराणा सांगा ने? दरअसल ईडर का एक शासक था राव भाण। ईडर का एक शासक था राव भाण। भाण के बेटे, एक बेटे का नाम सूर्यमल और एक बेटे का नाम भीम। राव भाण ने कहा, बोले अगला राजा सूर्यमल, सूर्यमल तू संभाल लेना, ओके। सूर्यमल लगभग 18 महीने तक शासक रहा। सूर्यमल की हो गई डेथ। सूर्यमल के बाद अगला बेटा बना रायमल। रायमल जब अगला शासक बना, अगला बेटा नहीं, अगला शासक बना रायमल। तो रायमल जब शासक बना तो चाचा भीम को यह बात पसंद नहीं आई। ये चाचा भीम, बोले बेटा गद्दी छोड़ दे राजा में। रायमल को यहां से हटाया और भीम ने कर लिया ईडर पर अपना कब्जा। भीम थोड़े टाइम तक रहा, भीम की मृत्यु हो गई। भीम की मृत्यु के बाद अगला शासक बना भारमल। इधर जब रायमल को गद्दी से हटा दिया था, तो रायमल भागा भागा भागा, यहां ईडर से भागा भागा सीधे कहां पर गया? मेवाड़। मेवाड़ के महाराणा सांगा के पास में। और महाराणा सांगा से कहा, प्रभु त्राहिमाम बचाओ मेरे को। बोले क्या हो गया? बोले वो चाचा ने मेरे को हटाया था, अब चाचा की तो हो गई डेथ, चाचा तो सलट गया, अब चाचा का जो बेटा है भारमल, अब उसने अधिकार कर लिया। वास्तव में देखा जाए तो मेरे पिता का शासन था, पिता के बाद मुझे गद्दी मिलनी चाहिए थी, मिल भी गई थी, मुझे हटा दिया था। महाराणा सांगा ने अपनी पुत्री का विवाह किया रायमल के साथ में। बोले जवाई आज से। और बोले किसने हटाया? बोले भारमल ने। चल मेरे को बता कौन, मैं चलता हूं तेरे साथ। और महाराणा सांगा आए अपनी फौज लेके और भारमल को हटाया गद्दी से, और भारमल के स्थान पर वापस रायमल को शासक बना दिया यहाँ का ईडर का। हालांकि भारमल को बाद में बना दिया था आगे चलकर, बहुत टाइम बाद बनाया था, क्योंकि हम देखते हैं खानवा का जब युद्ध हुआ था उसमें बहुत सारे शासकों ने महाराणा सांगा का साथ दिया था, उसमें ईडर के उस समय भारमल थे, ध्यान रखना। तो खैर रायमल शासक बन गए। अब रायमल जब शासक बने तो ये ईडर के उत्तराधिकार में मेवाड़ और गुजरात के बीच में पेंच फंस गया। गुजरात का जो मुजफ्फर शाह है वो फेवर कर रहा भारमल को, और महाराणा सांगा ने फेवर किया रायमल को। तो मुजफ्फर शाह ने अपने एक व्यक्ति को भेजा, बोले जाओ रे जाओ। बोले कहां जाए? बोले मेवाड़ जाओ, इधर ईडर जाओ ईडर, और ईडर पर अटैक करके आओ, और ये रायमल को हटाओ और वापस भारमल को बैठा के आओ। तो पहले इस बहादुर शाह ने भेजा निजाम उल मुल्क को, ये पोस्ट है भैया ध्यान रखना, निजाम उल मुल्क। बोले निजाम, बोला हाँ हुकुम, ईडर में जा, रायमल को हटा, भारमल को बैठा, फिर वापस आ। ये गया, इसने अटैक किया ईडर पर, रायमल छोड़कर पहाड़ों में चले गए, इसने अधिकार कर लिया। रायमल ने पहाड़ों में जाकर वापस अपनी सेना को संगठित किया, अचानक से फिर धावा बोला और निजाम उल मुल्क को वापस छोड़कर वापस भागना पड़ा गुजरात। मुजफ्फर शाह के लिए बदनामी, बोले ये लो तुम गए थे, जीत के बैठे थे, 2 मिनट फिर भगा दिया तुमको। तो फिर इसने मुजफ्फर शाह ने अपने दूसरे आदमी को भेजा जहीर उल मुल्क को, ये भी पोस्ट है ध्यान रखना भैया, जहीर उल मुल्क। बोले जहीर उल मुल्क आओ जा, रायमल को हटा, ईडर पर कब्जा करके आ, भारमल को बैठा। ये भी गया, लेकिन जहीर उल मुल्क की पारी नहीं पड़ी। फिर तीसरी बार भेजा मलिक हुसैन, जिसका मलिक हुसैन नाम है, पोस्ट थी मुबारिज उल मुल्क। मुबारिज उल मुल्क, बोले मुबारिज उल मुल्क, वही वाली बात, जार हटार जीत के आर सारा। ये गया पूरे लाहौर लश्कर के साथ में, बोले चलो भाई ईडर की तरफ चलेंगे, और रायमल को हटाया और भारमल को बैठाया, बोले अब बैठ जा, अब मत हिलना यहां से। रायमल फिर से गया महाराणा सांगा के पास में, त्राहिमाम, बोले अब क्या हो गया? वो गुजरात वाले मुजफ्फर शाह ने भेजा है उसको,
मुबारिज उल मुल्क को। बहरमल को फिर से बैठा दिया, मेरे को फिर से हटा दिया। महाराणा सांगा खड़े, बोले ये ऐसे नहीं मानेंगे, कौन है, चल तू मेरे साथ, मैं भी चलता हूं। और महाराणा सांगा आए। महाराणा सांगा ने अटैक किया यहां पर, किस पे, ईडर के ऊपर। और ईडर पे इतना जबरदस्त अटैक किया, ये मुबारिज उल मुल्क भागा, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। इसकी फौज सबसे आगे, मुबारिज उल मुल्क पीछे पीछे फौज, रुको रुको, बोले नहीं भाग लो। अब महाराणा सांगा यही नहीं रुके। महाराणा सांगा ने पहले तो किया ईडर पे कब्जा, ईडर पे बैठाया रायमल को, और फिर वो गए आगे गुजरात की तरफ, अहमदनगर पहुंचे। बोले ये इनका डेली डेली का नाटक है, मैं चलता हूं, चलो। और महाराणा सांगा ने वहां इतना जबरदस्त अटैक किया अहमदनगर के किले पर कि जितना भी वहां पर खजाना था, हाथी घोड़े थे, सब पर धावा बोला, बोले ले चलो इनको सबको मेवाड़ ले चलो। और वहां लगा दी आग, और जो लोग थे उनको, बहुत सारे लोगों को बना लिया बंदी, लेकर यहां पर आ गए। मतलब महाराणा सांगा का इतना जबरदस्त अटैक था, जिसके संबंध में जब सोर्सेज पढ़ते हैं तो इसी बात से अंदाजा हो जाता है कि ये लाइन लिखी हुई कि महाराणा सांगा ने अपने इस अटैक से, इस आक्रमण से गुजरात के सुल्तान को आतंकित कर दिया था। मतलब गुजरात वाला सुल्तान भयभीत हो गया था, मुबारिज उल मुल्क, सॉरी क्या नाम, मुजफ्फर शाह। और मुजफ्फर शाह की दोबारा हिम्मत नहीं हुई कि अरे छोड़ो साहब, दोबारा अटैक करेंगे नहीं आप पे। तो ये भी एक कारण है कि महाराणा सांगा पर आसपास वाले दोबारा इसलिए अटैक नहीं करते थे, क्योंकि जब वो एक बार अटैक करने के लिए जाते थे, वो पूरा रौंद के आ जाते थे बुरे तरीके से। तो अब वापस आओ उसी किस्से पर कि वो बहादुर शाह जो अब अपने गुरु से मिलने के बाद और ये कह के जा रहा है कि मैं जा रहा हूं शरण लेने के लिए, लेकिन एक दिन चित्तौड़ को बर्बाद कर दूंगा, चित्तौड़ पर अटैक करूंगा, क्योंकि चित्तौड़ के जो सांगा हैं उन्होंने अहमदनगर पर अटैक किया था और बहुत सारे लोगों को बंदी बना लिया था। तो ये बहादुर शाह यहां से गया। कहां पर गया, मन में दुर्विचार तो है ही पहले से, यहां वाले को पता ही नहीं है, महाराणा सांगा को पता ही नहीं है तुम जिसको शरण दे रहे हो किस विचार के साथ में है। यहां पर शरण दे दी महाराणा सांगा ने बहादुर शाह को। महाराणा सांगा की जो माता है वो उनको कह रही है अरे मेरा बेटा है, बेटा कह के, मतलब बेटा मान लिया कि नहीं महाराणा सांगा, इनकी माता ने कहा बोले अपना बेटा है। बढ़िया सेवा पानी करी, खूब आदर सत्कार किया, खूब ध्यान रखा बहादुर शाह का। एक दिन चल रहा था कोई नाच गाने का कार्यक्रम, महाराणा सांगा के कोई भतीजे थे, महाराणा सांगा का भतीजा था कोई, उन्होंने बुलाया बहादुर शाह को, बोले आ जाओ अपने यहाँ पर, अपने कोठी पर आओ, बढ़िया भोजन वोजन का कार्यक्रम है, डांस वांस का कार्यक्रम है। तो नृत्य वगैरह चल रहा है, एक महिला जो नृत्य कर रही, तो भतीजे ने पूछा ये पता है आपको कौन है। हालांकि ये पूछने से पहले बहादुर शाह वो नृत्य देख रहा, और बहादुर शाह ने उस महिला की बड़ी प्रशंसा की, बोले बढ़िया बढ़िया, मतलब चतुराई वगैरह की, इस प्रकार ये प्रशंसा की। तो जो भतीजे थे महाराणा सांगा के, उन्होंने पूछ लिया, बोले जानते हो कौन है, बोले नहीं कौन है। बोले एक बार हमने अटैक किया था अहमदनगर पे, बोले हाँ, वो हाथी घोड़े वो खूब सारा खजाना वजाना उठा लाए थे वहां से, बोले हाँ वहीं से लाए थे, आपके वहां के कोई काजी की पुत्री थी वही है ये, लेकिन बढ़िया सम्मान से रखा हुआ है इसको यहाँ पे। बहादुर शाह हुआ नाराज, और बहादुर शाह ने महाराणा सांगा के उस भतीजे की हत्या कर दी। आसपास के और जो सरदार थे उन्होंने निकाल ली अपनी तलवारें, बोला बहादुर शाह अब तू नहीं बचेगा। इतने में महाराणा सांगा की माता आई, जैसा उदयपुर राज्य का इतिहास भाग 1 में लिखा हुआ है, पेज नंबर 316-317 पे, कि वो कटार लेकर आई महाराणा सांगा की माता, और उन्होंने कहा कि अगर मेरे बेटे को कुछ किया, बहादुर शाह को बेटा कहती थी, अगर इसको कुछ किया तो ये कटार मैं खुद घोंप लूंगी अपने शरीर में। उन्होंने छोड़ दी तलवारें, नहीं माता कुछ नहीं कर रहे, ले जाओ आप। ये बहादुर शाह वापस यहां से निकला, और निकलने के बाद फिर आगे क्या हुआ वो सारा किस्सा आप जानते ही हैं। ये वापस गया, वहां उठापटक हुई गुजरात में, फाइनली वो जो इसका गुरु था उसकी भविष्यवाणी सत्य हुई, बहादुर शाह अगला शासक बना। और बहादुर शाह ने शासक बनने के बाद फिर चित्तौड़ पर 2 बार अटैक किए थे। ये चित्तौड़ का दुर्ग, चित्तौड़ की उस समय वहां के शासक विक्रमादित्य की माता थी कर्मावती, जो उनकी संरक्षिका थी, ये चित्तौड़। बहादुर शाह ने 2 बार अटैक किए, एक बार किया 1533 में, जब रानी कर्मावती ने बहादुर शाह के साथ में संधि की, और संधि के तहत एक तो रणथंभौर का किला दे दिया उसको, बोले ले जा भैया, इसके अलावा 10 हाथी भी ले जा, 100 घोड़े भी ले जा। इसके अलावा एक बार हमारे महाराणा सांगा ने मालवा का एक सुल्तान था महमूद खिलजी सेकंड, उसको बंदी बना लिया था और फिर बाद में छोड़ दिया था। तो जब वो गया तो उसने एक तो अपना मुकुट दे दिया था महाराणा सांगा को गिफ्ट में, रत्नों से जड़ा हुआ है, इसके अलावा एक कमर की पेटी भी दे दी थी, तो ये वो दे गया था, ये भी तू ले जा।
और वो चला गया। फिर उसने फिर से अटैक कर दिया, 1534 में आया था और 1535 में अधिकार हो गया था। एक कोई ताम्रपत्र है एक जगह का, पूर्व एक जगह का नाम है रानी कर्मावती का वो ताम्रपत्र है, जिसमें वो कहती हैं कि साहब जोहर करने से पहले मैंने दान वगैरह दिए थे, मतलब खूब दान दिए थे। दान जानते हैं हमारे जो सनातन में इसलिए किए जाते हैं कि आगे का जो हमारा मार्ग है वो प्रशस्त हो सके, अच्छा हो सके, तो इसलिए दान वगैरह किए थे। तो वो जो पूर्व ताम्रपत्र है वहां से हमको जानकारी मिलती है कि 1535 में यहाँ पर ये शाखा हुआ था, जिसमें महिलाओं ने तो क्या किया था, जोहर, जोहर का मतलब आपको पता ही है कि जिंदा अग्नि में कूद जाया करती थी, और योद्धाओं ने क्या किया था, केसरिया किया था। तो ये बहादुर शाह के उस अटैक के कारण हुआ था जो 1534-35 में किया गया था, और ये चित्तौड़ का दूसरा शाखा था। भाई टोटल 3 शाखे हुए थे ना, एक तो आपका 1303 में हुआ था जब यहाँ के शासक रावल रतन सिंह थे, रावल रतन सिंह, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर अटैक किया था, और 26 अगस्त 1303 ईस्वी को अलाउद्दीन खिलजी का यहाँ पर अधिकार हो गया था। दूसरा बड़ा शाखा ये जब बहादुर शाह अटैक करने के लिए आ रहा है, और तीसरा एक शाखा और होगा जब मुगल शासक अकबर अटैक करने के लिए आएगा 1567 और 68 ईस्वी में। 23 अक्टूबर को यहां पर पहुंचा था, 23 अक्टूबर 1567 को, और 25 फरवरी 1568 को चित्तौड़ के दुर्ग पर उसका अधिकार हो गया था। तो ये तीसरा शाखा था। अब यहां दूसरे शाखे में ये जब बहुत सारी महिलाओं ने जोहर कर लिया, तो एक योद्धा का नाम तो यहां पर डिस्कशन करना चाहिए, ध्यान देना। यहां इस समय सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या थी, कि चित्तौड़ वाले क्यों हार गए, क्योंकि चित्तौड़ में बहुत उठापटक का दौर चल रहा था। 1528 में महाराणा सांगा की डेथ हो चुकी थी। महाराणा सांगा की डेथ के बाद अगले उनके जो शासक थे रतन सिंह, वो अगले शासक बने थे 1528 से और 31 तक। रतन सिंह, ये राणा रतन सिंह है, एक जो पहले रतन सिंह थे वो रावल रतन सिंह थे, 3 साल ही शासक रहे। रतन सिंह भी शिकार खेलते हुए वही आपसी दुश्मनी के कारण बूंदी के सूरजमल हाड़ा के हाथों मारे गए थे, और सूरजमल हाड़ा इनके हाथों मारे गए थे। इनके बाद अगले शासक कौन बने रतन सिंह के बाद, विक्रमादित्य, जिनके समय ये सारी घटना हुई, ये दूसरा जो शाखा हुआ था। विक्रमादित्य के शासनकाल की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी, दिक्कत ये थी, एक तो ये बालक, तो बालक थे तो संरक्षिका इनकी माता थी कर्मावती या कर्मवती या कर्णावती। फिर दूसरा, इतिहासकार विक्रमादित्य को अयोग्य शासक बताते हैं, क्यों बताते हैं, सामंतों पर भरोसा नहीं करते थे, बजाय इसके तमाशबीन और पहलवानों के साथ ज्यादा रहते थे। दरबार में 7,000 पहलवानों की भर्ती कर ली थी, और फिर उन पहलवानों पर ज्यादा ट्रस्ट करते थे, और सामंतों की खिल्ली उड़ाया करते थे, मजाक किया करते थे, अपमान किया करते थे। इसके कारण कुछ सामंत तो नाराज होकर चले गए थे बहादुर शाह के पास में, उसको उकसाने के लिए कि चित्तौड़ पर अटैक कर दे। वो पहले से तैयार बैठा था, बदले की भावना से भरा हुआ था, और काफी सामंत थे जो नाराज होकर अपने अपने ठिकानों में लौट गए थे, बोले हम जा रहे हैं राजधानी को छोड़कर। तो इसके कारण एक तो सामंतों का इतना सहयोग नहीं मिला। हालांकि बाद में फिर सामंत आए, जब रानी कर्मावती ने यह पत्र लिखा, एक भी सामंत आने को तैयार नहीं था। रानी कर्मावती ने यह पत्र लिखा कि देखो भैया, अब तक ये जो किला है ना चित्तौड़ का, ये तुम्हारे अधिकार में रहा है, मैं ये किला तुमको सौंप रही हूं, तुम चाहो तो अपने पास रख लो और चाहो तो शत्रु को दे दो, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम्हारा राजा कैसा भी है विक्रमादित्य, लेकिन वंश परंपरा से तो तुम्हारा है, और अगर ये किला तुम्हारे हाथों से निकल गया ना तो इसमें तुम्हारी बहुत अपकीर्ति होगी। तो ये सुनने के, ये पत्र देखने के बाद सामंतों में जोश आ गया, बोले नहीं अब मातृभूमि के लिए लड़ना मरना। तो ये तो विक्रमादित्य तो बालक है, इनके छोटे भाई उदय सिंह भी बालक हैं, बोले इनका क्या किया जाए, बोले इनको नाना के घर भेज दो ननियाल बूंदी में। तो बोले फिर यहां सेना का नेतृत्व तो कौन करेगा, तो देवलिया के थे बाघ सिंह जी, वर्तमान जो प्रतापगढ़ है ना राजस्थान का जिला प्रतापगढ़, उसको देवलिया कहा जाता था, वहां के थे बाघ सिंह। बाघ सिंह ने कहा बोले मैं लड़ूंगा ही, मैं धूल चटाऊंगा शत्रु को। बाघ सिंह ने सेना का नेतृत्व किया, मतलब महाराणा के प्रतिनिधि के तौर पर। इसलिए आप ये देखते हैं कि बाघ सिंह के जो वंशज आज भी उनको देवलिया दीवान कहा जाता है। दीवान क्यों, क्योंकि मेवाड़ के शासक अपने आप को राजा नहीं मानते थे, भगवान एकलिंग जी का दीवान मानते हुए शासन करते थे। बाघ सिंह उस दिन क्या बने थे, महाराणा के प्रतिनिधि, मतलब दीवान के प्रतिनिधि, तो इसीलिए इनको कहा गया देवलिया दीवान, और इनके वंशजों को आज भी देवलिया दीवान कहा जाता है। आप चित्तौड़ में जाना कभी, मैं गया हूं चित्तौड़ में, चित्तौड़ में एक तो गेट आता है आपका पूर्व की तरफ का, जिसको सूरज पोल कहते हैं, और पश्चिम की तरफ आप जाएंगे तो वहां पर आपके 7 दरवाजे, 7, जिसमें पहला आता है आपका पाडल पोल, इसी को पांडु पोल कहा जाता है, पाडल पोल,
फिर आता है दूसरे नंबर पर भैरव पोल, फिर आता है आपका हनुमान पोल, फिर आता है आपका गणेश पोल, फिर आता है जोड़ला पोल, फिर आता है लक्ष्मण पोल और फिर आता है राम पोल। 7 दरवाजे हैं। पाडल पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल, राम पोल, 7 दरवाजे। जब आप एंट्री करेंगे तो जो सबसे पहला गेट है ना पाडल पोल, तो उसमें देखना आप एंट्री करने से पहले गाड़ी लेके जाएंगे तो उधर से जाएंगे आप, क्योंकि जो दूसरा सूरज पोल वाला दरवाजा है वो आपका वहां से गाड़ी नहीं जा सकती। तो इधर से जाएंगे तो पहला दरवाजा आएगा पाडल पोल, उसके लेफ्ट साइड में एक छतरी सी बनी हुई है, एक स्मारक दिखेगा आपको, वो स्मारक इनका ही है, बाघ सिंह जी का। तो खैर समझ में आया होगा कि बहादुर शाह को दी अपने यहां पर शरण, जबकि बहादुर शाह शरण लेने आया तब भी उसके मन में इस प्रकार के विचार थे कि सांगा पर मैं अटैक करूंगा, मतलब मेवाड़ पर अटैक करूंगा और मेवाड़ को नष्ट कर दूंगा। और महाराणा सांगा की जो माता है वो बेटा बेटा कहती थी, उनको पता नहीं था कि भैया इस प्रकार के विचार हैं इसके मन में। चलो खैर, थैंक यू। अच्छा, ये राजस्थान की हिस्ट्री के अगर आप स्पेशल बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो तुरंत भारद्वाज क्लासेस के एप्लीकेशन पर जाओ, या तो लिंक यहां से देख लो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या प्ले स्टोर पर देख लो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, और अगर लग रहा है कि बैच ज्वाइन करना चाहिए तो बैच फटाफट ज्वाइन कर लो। थैंक यू, जय हिंद।